नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाने की मिलावट बना रही है धीमा जहर, राघव चड्ढा का संसद में बड़ा आरोप। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सामूहिक आत्महत्या, कमरे से मिला भावुक सुसाइड नोट। अमेरिका के साथ डील नहीं फील हुई, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मैच बहिष्कार पर कपिल देव की दो टूक, बोले पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी कर रहा। उत्तरी जापान में भीषण बर्फबारी का कहर, 35 लोगों ने गंवाई जान। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में खाने में मिलावट के गंभीर मुद्दों को उठाते हुए इसे देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बताया। उन्होंने अपनी स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि हम सब धीमा जहर पी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दूध में यूरिया, सब्जियों में ऑक्सीटोसिन, पनीर में कास्टिंग सोडा और मसालों में ईंट का चूरा मिलाया जा रहा है। साथ ही शहद में पीला रंग, चिकन में स्टेरॉयड और आइसक्रीम में डिटर्जेंट मिलाने की बात कही। संसद में उन्होंने कहा कि बाजार में शुद्धता के नाम पर खतरनाक और भ्रामक उत्पादन बेचे जा रहे हैं। उन्होंने पैकेज्ड फूड में हानिकारक केमिकल, ज़्यादा शुगर, नमक और फैट होने का दावा किया। राघव ने कहा कि कंपनियां भ्रामक हेल्थ क्लेम्स करके लोगों को गुमराह कर रही हैं। उनके मुताबिक आम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वे क्या खा पी रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि कई माएँ अपने बच्चों को अनजाने में यूरिया या डिटर्जेंट मिला दूध पिला रही हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला दिया और कहा 71% दूध सैंपल में यूरिया और 64% में न्यूट्रलाइट पाए गए हैं। दूध जितना बिक रहा है उतना उत्पादन नहीं हो रहा। सब्जियों में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जाने पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई, जिससे कैंसर और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ता है। उन्होंने बताया कि 2014-15 से 2026 तक टेस्ट किए गए 25% सैंपल मिलावटी पाए गए। अंत में उन्होंने कहा कि मिलावट खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। गाजियाबाद में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब 3 सगी नाबालिग बहनों ने भारत सिटी सोसाइटी की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उनके कमरे से 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जबकि पूरी डायरी को जांच के लिए जब्त कर लिया गया। कमरे की दीवार पर मेक मी अ हार्ट ऑफ एलोन लिखा गया पाया, जो उनकी मानसिक स्थिति की ओर इशारा करता है। सुसाइड नोट में तीनों ने अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए लिखा कि डायरी में लिखी बातें सच हैं। नोट में एक रोती हुई लड़की की इमोजी भी बनाया गया है, जिसने जांच अधिकारियों को भी विचलित कर दिया। घटना के समय माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे, जिससे उन्होंने कुछ भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में किसी साजिश या बाहरी दबाव के संकेत नहीं मिले। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम में आदी थी। कोरोना के बाद उनकी नियमित स्कूल पढ़ाई भी प्रभावित हुई थी, जिससे वे ज़्यादा समय फ़ोन पर बिताने लगी थी। रात करीब 2 बजे उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तीनों के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल डेटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। परिजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और बच्चों में बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग की लत पर चिंता जताई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुई समझौते को डील नहीं बल्कि फील करार दिया और कहा कि सरकार ने भारत का पूरा बाजार अमेरिका को सौंप दिया है। उन्होंने विशेष रूप से डायरी उत्पादनों को आयात पर सवाल उठाते हुए इसे सनातन परंपराओं के लिए चिंता का विषय बताया। यादव ने कहा कि अगर दूध और डायरी उत्पाद अमेरिका से आएंगे तो व्रत और धार्मिक आस्थाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे हालात में सनातनियों का व्रत सनातन कैसे बना रहेगा।
उनके मुताबिक यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं बल्कि संस्कृति और धार्मिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने चीन के साथ भारत के संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चीन पर खुली चर्चा से बचती रही है और विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई। उनके अनुसार भारत ने न सिर्फ चीन के सामने अपनी जमीन खोई है बल्कि अपना बाजार भी कमजोर किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से जिम्मेदारी पूर्ण रुख अपनाने की अपील की। अंत में उन्होंने सवाल किया कि इस नीति के साथ भारत आखिर किस दिशा में जा रहा है। देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि पश्चिम और दक्षिण इलाकों में मौसम साफ है और गर्म बना हुआ है। तापमान फिलहाल सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन ठंड का असर मैदानी इलाकों में महसूस किया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बर्फबारी और हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए उत्तर भारत में कोल्ड डे और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस बठिंडा में दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिससे दृश्यता कम रही। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सफदरजंग में मंगलवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक था। पालम में अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से कम है। मुंबई और अहमदाबाद में आज मौसम साफ रहा, जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। उत्तरी जापान में पिछले 2 हफ्ते से जारी भारी बर्फबारी ने भयंकर तबाही मचाई है, जिससे अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकतर मौतें बर्फ हटाते समय फिसलने या अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई है। बुधवार तक 15 प्रीफेक्चर्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जहां कई इलाकों में 2 मीटर से ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। सबसे अधिक 12 मौतें निगाता प्रीफेक्चर में दर्ज की गई, जो जापान का प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र है। ओनोमा में एक व्यक्ति छत से फिसलकर गिर गया, जबकि नागाओका में एक बुजुर्ग घर के बाहर मृत पाया गया। निगाता के अलावा अकीता में 7 और यमागाता में 5 मौतें हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बर्फबारी की चेतावनी दी है। भारी बर्फबारी के कारण पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और फिसलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे 393 लोग घायल हो चुके हैं। इसमें 126 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निगाता और ओमोरी में कई मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। मुख्य कैबिनेट सचिव ने लोगों को सतर्क रहने और बर्फ हटाने समय सुरक्षा उपकरणों इस्तेमाल करने की सलाह दी है। 20 फरवरी से जारी इस बर्फबारी से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स तैनात की गई है। सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। ओमेरी में 183 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई, जो 40 साल में सबसे ज़्यादा है। ओमेरी में 183 सेंटीमीटर बर्फ दर्ज की गई, जो 40 साल में सबसे ज़्यादा है। मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। हाल ही में इसका टीजर जारी किया गया है। यह फिल्म एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए 2026 के प्रोजेक्ट के तहत घोषित की गई फिल्मों में शामिल है। टीजर में मनोज बाजपेयी दिल्ली के सीनियर इंस्पेक्टर अजय दीक्षित के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो पंडित के नाम से मशहूर हैं। फिल्म के मुताबिक उनका चरित्र 20 साल से पुलिस में है, लेकिन खराब रिकॉर्ड के कारण उसी रैंक पर अटका हुआ है।
टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म का टाइटल को लेकर बहस छिड़ गई। कई यूजर्स का कहना है कि यह नाम एक खास समुदाय को निशाना बनाता है। विवाद बढ़ने के बाद मेकर्स और प्लेटफॉर्म पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने फिल्म का टाइटल बदलने की मांग की है और ऐसा ना होने पर बायकॉट करने की चेतावनी भी दी है। एक यूजर ने लिखा कि ओटीटी आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ता, फिर भ्रष्टाचार को एक बिरादरी से क्यों जोड़ा गया। दूसरे यूजर ने सवाल किया कि सिर्फ घूसखोर लिख देने में क्या समस्या थी। कई लोगों ने इसे जातिवादी और अपमानजनक बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। फिलहाल मेकर्स की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं चर्चा तेज हो गई है कि क्या फिल्म का टाइटल बदला जाएगा। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के पाकिस्तान के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उनके मुताबिक ऐसे बोर्ड स्तरीय फैसलों की कीमत खिलाड़ियों को लंबे समय तक चुकानी पड़ती है। कपिल देव ने साफ किया कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पाक मैच हमेशा क्रिकेट के लिए बड़े मौके रहे हैं। इस तरह के बहिष्कार से क्रिकेट की भावना कमज़ोर होती है। उन्होंने पाकिस्तान बोर्ड से अपने रुख पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते तो उन्हें खुद सामने आना चाहिए था। कपिल देव ने इसे पाकिस्तान के युवा क्रिकेटरों के भविष्य के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि विश्व कप खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है और इसे छीनना गलत है। उनके मुताबिक इस फैसले से पूरी नई पीढ़ी प्रभावित होगी। साथ ही याद दिलाया कि पाकिस्तान ने हमेशा शानदार क्रिकेट टैलेंट दिया है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।